गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो जो पढ़ी थी हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, जिसका हम पार्ट नंबर 1 पढ़ चुके थे। अब हमको आज पार्ट नंबर 2 पढ़ना है, यानी आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे मॉडर्न एटॉमिक जो पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में, है ना। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है उसके बारे में पढ़ने वाले। तो सबसे पहला जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी थी? सन 1911 में मोज़ले ने परमाणु क्रमांक की खोज की, यानी 1911 में मोज़ले ने किसकी खोज की? परमाणु क्रमांक, यानी एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी की मोज़ले ने 1911 में। उन्होंने कहा कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करके उनके परमाणु क्रम अर्थात प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करते। जैसा कि मेंडलीफ ने बताया था कि जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है फिजिकल और केमिकल किस पे डिपेंड होती है? मेंडलीफ ने क्या कहा था? मेंडलीफ ने कहा था कि ये प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है? उनके एटॉमिक मास पे। बट जो मोज़ले था उनका कहना था कि जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास पे डिपेंड ना होकर एटॉमिक नंबर पर डिपेंड होती है, यानी कि प्रोटॉन्स के जो नंबर्स होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर डिपेंड करती है। क्या? जो हमारे एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज यानी उनकी गुणधर्म किस पर डिपेंड करते हैं? एटॉमिक नंबर पर, यानी परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। इसलिए मोज़ले ने तत्वों का वर्गीकरण का आधार परमाणु द्रव्यमान को न मानकर परमाणु क्रमांक को माना और आधुनिक आवर्त नियम दिया। यानी कि जो मोज़ले ने पीरियोडिक टेबल बनाई वो किस पे बनाई? जो एटॉमिक मास पे यानी परमाणु भार पे ना होकर परमाणु क्रमांक पर बनाई। जो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल थी वो हमारी परमाणु भार के ऊपर थी, है ना, जिसके कुछ ड्रॉबैक्स है। जबकि मोज़ले ने देखा कि जो हमारे तत्व है यानी जो हमारे एलिमेंट है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है? उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। और उन्हीं के बेसिस पे इन्होंने इनकी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी वो प्रोड्यूस की, जिसे कहता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और उसके अकॉर्डिंग मेंडलीफ ने बताया कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, यानी कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आधार पर आवर्ती फलन दर्शाते हैं। जो मेंडलीफ ने कहा था उसने बोला था कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर आवर्ती फलन दर्शाते हैं, जबकि मोज़ले ने बताया कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर आवर्ती फलन न दर्शाकर परमाणु क्रमांक के आधार पर आवर्ती फलन दर्शाते हैं। इस नियम का अर्थ यह है कि जब तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु क्रम के आधार पर एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। जैसा कि मेंडलीफ ने बोला था कि हम एटॉमिक नंबर को अरेंज करते हैं तो एक निश्चित पीरियड के बाद क्या होगा? सेम एटॉमिक नंबर वाले तत्व, मतलब सेम एटॉमिक नंबर जिनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी? सेम होगी, वो तत्व क्या आ जाएंगे? पास आ जाएंगे, यानी एक ही सीरीज में आ जाएंगे। इसका जस्ट उल्टा मोज़ले ने कहा। मोज़ले ने बोला कि जब हम क्या करते हैं तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर क्या कर रहे हैं? अरेंज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? जो समान प्रॉपर्टीज़ वाले यानी समान केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टी वाले जो तत्व रहेंगे वो क्या आ जाएंगे? एक ही सीरीज में आ जाएंगे, जिससे हम क्या कर सकते हैं? इनको अरेंज कर सकते हैं। किस तरह से? जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, ये सारी एक सीरीज में आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या होती है? सेम होती है, ठीक है। और अंतराल किस हिसाब से रहेगा? अंतराल कुछ इस हिसाब से रहेगा कि 2, 8, 8, 18, 18, 32, यानी इसके निश्चित पीरियड के बाद क्या हो जाएगा? फिर से सेम प्रॉपर्टी वाला तत्व हमको मिलेगा। मेंडलीफ आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। जो मेंडलीफ की थी वो तो परमाणु द्रव्यमान पे थी, यानी एटॉमिक मास पे थी, जबकि ये जो रहेगी वो किस पर है? जो आवर्त सारणी है वो किसके? परमाणु क्रमांक पे आधार पर है। अब आवर्त सारणी में जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है? तो जो आधुनिक आवर्त सारणी जो है हमारी उसमें, तो फिर देखते हैं हम। सबसे पहला जो दे रखा है हमको पीरियड्स के बारे में। जो हमारे मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी उसमें कितने पीरियड्स पढ़े थे हमने? कितने आवर्त थे? टोटल 7 आवर्त थे। तो जैसा कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी के समान ही इसमें भी 7 आवर्त रखे गए हैं, यानी कि मेंडलीफ की सारणी में जितने 7 आवर्त थे सेम हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें भी टोटल कितने आवर्त मिलेंगे हमको? 7 ही आवर्त मिलेंगे। और जिन्हें हम कहेंगे भी क्या? पीरियड, यानी आवर्त ही कहेंगे। जो वर्ड मेंडलीफ ने यूज़ किया था वही कहेंगे। इनका संख्यांकन वही और इनका जो नंबरिंग है
वो भी 1 to 7 ही किया गया है। ठीक है, कुछ इस तरह से, जैसे हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो इस तरह से, जिसमें टोटल 7 पीरियड्स है और वो इस तरह से इनको नंबरिंग किया गया है। उसके अलावा ये किस तरह से आवर्त का क्रमांक आवर्त के तत्वों को उच्च क्वांटम संख्या के संगत होता है। पहले परम लघु आवृत्ति है जिसमें 2 तत्व है, दूसरा और तीसरा लघु आवृत्ति जिसे 8 तत्व है, चौथा और पांचवा दीर्घ आवृत्ति जिसमें 18 तत्व है तथा छठा परम दीर्घ आवृत्ति जिसमें 14 दुर्लभ तत्वों सहित 32 तत्व है, और सातवां अपूर्ण आवृत्ति जिसमें 28 तत्व है, जिसे सैद्धांतिक रूप से 32 होना चाहिए। यानी कि क्या है, जैसे आप दिख रहे हो यहाँ पे आपकी पीरियोडिक टेबल दिख रहे हो, है ना। तो इसी तरह से ये जो नंबर, जैसे हम देख रहे हैं फर्स्ट जो हमारा ग्रुप है, यानी जो फर्स्ट जो पीरियड है उसमें कितने 2 तत्व है, सेकेंड जो है उसमें कितने हो जाएंगे 8 है, थर्ड है उसमें भी 8 है। तो इस तरह से इनको अलग अलग नाम भी दिए हुए हैं, किसके हिसाब से, इन्हें जितने नंबर में क्या है तत्व है उसके हिसाब से, है ना। उसके अलावा इसमें कुछ तत्व ऐसे भी है जिनको क्या है कि आप देख रहे हो यहाँ पे जो एलिमेंट्स है उनको नीचे नंबर जगह दी गई है। ये तत्व जो है, ये एक जो सीरीज़ है वो क्या है 6 ग्रुप की है, और जो एक है वो है 7th ग्रुप की, यानी 6ठे और 7वें आवृत्ति के तत्व हैं, पर इनको अलग से स्थान दिया गया है क्योंकि क्या है दुर्लभ मृदा तत्व होते हैं। ठीक है, यहाँ आप दिख रहे हो, यहाँ पे ये लेंथेनाइट दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक्टिनाइट दिख रहा है, यानी लेंथेनाइट से बाहर आने वाले सारे तत्व ये सारे हैं, और एक्टिनाइट दिख रहा है आपको, इसके बाहर आने वाले सारे तत्व नीचे वाले हैं, ये कहलाएंगे तो उसी ग्रुप के तत्व है। वो क्या है लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज है। जो फर्स्ट वाली वो लेंथेनाइट सीरीज है, लास्ट है वो क्या रही है एक्टिनाइट सीरीज है। अब इसमें दिख रहा है आपको जो एलिमेंट्स हैं वो किसके बेसिस पर अरेंज है, तत्व के परमाणु क्रमांक के आधार पर, है ना, यानी एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग क्या है ये अरेंज किए गए हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो सबसे पहला दिया हुआ है यहाँ पे कार्बन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, और दिया हुआ है यहाँ पर क्या है, सबसे पहला जो ऊपर लिखा रहेगा ये क्या लिखा है न्यू ग्रुप नंबर, और उसके जस्ट नीचे लिखा है ओल्ड ग्रुप नंबर, यानी कि न्यू ग्रुप के हिसाब से, यानी नई जो पद्धति है उसके हिसाब से इसको हम क्या मानते हैं 14 ग्रुप देखते हैं, वरना पहले इसको 4A नाम दिया गया था। उसके जस्ट नीचे आपको दिख रहा है यहाँ पर ऊपर 6 लिखा हुआ है, जो ये 6 है ये बता रहा है कि जो कार्बन है ना, जो सिंबल दिया हुआ है कार्बन या जिसका नाम लिखा है कार्बन, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है 6 होता है। ठीक है, उसके जस्ट नीचे इसका सिंबल दिया हुआ है, जो कार्बन का सिंबल C होता है, और नीचे उसका नाम लिखा है, और जो सबसे नीचे लिखा हुआ है एटॉमिक मास, वो क्या होता है इसका एटॉमिक मास है। और ये अरेंज किसके बेसिस पर है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पर है, तो ऊपर एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, नीचे इसके एटॉमिक मास लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो अरेंज है। और इसमें जो है इसको भी अलग अलग क्या करा गया है, डिवाइड किया गया है। जो हमारा सबसे पहला पीरियड है दिख रहा है आपको, जो सबसे पहला पीरियड है इस ग्रुप को कहते हैं हम क्षारीय तत्व। ठीक है, या फिर क्या कहते हैं इसे क्षारीय तत्व और एल्काली मेटल कहते हैं, यानी जो फर्स्ट वाला ग्रुप है उसको क्या कहते हैं हम एल्काली मेटल कहलाता है ये। ठीक है, एल्काली मेटल ग्रुप है ना, एल्काली मेटल ग्रुप है ये हमारा जो फर्स्ट वाला तत्व है, यानी फर्स्ट वाला जो ग्रुप है ये वाला फर्स्ट ग्रुप जो है, यानी फर्स्ट ग्रुप जो है वो क्या है हमारा एल्काली मेटल ग्रुप है। इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स दिए हुए हैं हमको, टोटल 7 एलिमेंट्स होते हैं। इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं 7 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमको दे रखा है जो सेकेंड ग्रुप है ना, इसको कहते हैं एल्काली अर्थ मेटल, यानी क्षारीय मृदा धातु, एल्काली अर्थ मेटल कहते हैं इसे। जो सेकेंड ग्रुप है ये क्या कहलाता है एल्काली अर्थ मेटल कहलाता है। इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स आते हैं, टोटल 6 एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, और ये जो फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप है दोनों क्या पाई जाती है, कौन सा ग्रुप है, ये दोनों मेटल्स होती है। ठीक है, ये दोनों क्या होती है मेटल्स होती है। उसके बाद साथ ही साथ ये ग्रुप जो है, ये जो फर्स्ट ग्रुप है हमारा, ये कौन सा ब्लॉक कहलाता है, ये जो ग्रुप है ये कौन सा ब्लॉक कहलाता है, ये कहलाता है एस ग्रुप। ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एस ब्लॉक। तो ये क्या कहलाता है, पहला वाला एल्काली मेटल, यानी क्या क्षारीय धातुएं,
दूसरा एल्काली अर्थ मेटल यानी क्षारीय मृदा धातु है, और ये दोनों ही कौन से हैं, एस ब्लॉक में आते हैं, ठीक है। और ये दोनों ही क्या होते हैं, एलिमेंट्स कौन से होते हैं, मेटल्स को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, है ना। उसके बाद जो इधर दिया हुआ है ये सारे क्या कहलाते हैं, ये कहलाता है पी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक कहलाता है, ये पी ब्लॉक कहलाता है, ठीक है। इसमें सारे क्या होते हैं, ये क्या हो सकते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं जैसे पी ब्लॉक में, साथ में क्या होते हैं, मेटलॉइड्स भी होते हैं। यानी एस ब्लॉक में सारी मेटल्स थी, पी ब्लॉक में क्या हो सकते हैं, मेटल्स भी हो सकते हैं, और क्या होते हैं, मेटलॉइड्स भी हो सकते हैं। और उसके जस्ट सेंटर में दिख रहा है आपको यहाँ पे डी ब्लॉक लिखा हुआ है ना। तो ये जो सेंटर 1 होता है ये क्या होता है, डी ब्लॉक होता है। डी ब्लॉक में क्या पाए जाते हैं, डी ब्लॉक में होते हैं, ये भी सारी क्या होती है, मेटल्स ही होती है ना। बट इसमें कुछ क्या होती है, कुछ नॉन मेटल्स भी होती है इसमें, इसलिए क्या होती है, नॉन मेटल्स और मेटल्स क्या पाई जाती है, डी ब्लॉक में पाई जाती है, या है ना। और जस्ट नीचे दे रखा है, ये दे रखा है हमको एफ ब्लॉक। ये वैसे तो वो होता है ग्रुप, और ये कौन सा ब्लॉक हो जाएगा, नीचे वाला एफ ब्लॉक होता है, दिख रहा है आपको, है ना। तो ये जो हमारी पीरियोडिक टेबल है पूरी एस, पी, डी और एफ ब्लॉक में डिवाइडेड है, जिसमें जो फर्स्ट ग्रुप होते हैं, फर्स्ट के 2 ग्रुप होते हैं जो एस ब्लॉक में आते हैं, वो कौन से होते हैं, मेटल्स होते हैं। जो पी ब्लॉक में आते हैं यानी कि लास्ट के जो ग्रुप्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उसमें क्या क्या आती है, मतलब अधातुएं आती है और उपधातुएं आती है, यानी मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स आती है। साथ में जो डी वाला ग्रुप है उसमें कुछ नॉन मेटल्स भी है, कुछ मेटलॉइड्स भी है, और कुछ क्या है, मेटल्स भी हैं। और नीचे जो एफ ब्लॉक है ये क्या होते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं। तो इस तरह से क्या है, हमारी पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड है। और ये पीरियोडिक टेबल को आपको पढ़ना आगे, यहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ है ये जस्ट नंबर, ये क्या है, उसके एटॉमिक नंबर है। और जस्ट नीचे जो लिखे हुए हैं वो इसके सिंबल है, और जस्ट सबसे नीचे जो नंबर लिखे हुए हैं वो क्या है, इसका एटॉमिक वेट है, ठीक है, यानी एटॉमिक मास दिया हुआ है हमको। तो इस तरह से हमारी जो पीरियोडिक टेबल दिख रही है आपको। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लें, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें, क्या क्या क्वालिटीज़ है। सबसे पहला दे रखा है हमको, धातु और अधातुओं को पृथक किया गया। देखा हमने कि धातुओं को अलग रखा गया, अधातुओं को पृथक किया गया। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की सबसे अच्छी क्या हो गया, इसमें धातु और अधातुओं को क्या कर रखा है, अलग कर रखा है। स्ट्रॉन्ग मेटालिक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। In a group 1 and 2, transition elements are placed from a group 3 to 12, and non-metallic elements at the right of the transition element is 13 to 17 group। यानी बताया गया है कि किस तरह से एस ब्लॉक है उसमें को संक्रमण धातु है, यानी एस जो हमारा जो एलिमेंट है यानी एस ब्लॉक जो है उसको क्या है, संक्रमण धातु, यानी जो डी ब्लॉक है उसके बाईं ओर यानी किस तरह से लेफ्ट साइड रखा गया। और जो पी ब्लॉक है उसको क्या कर रखा है, संक्रमण धातुओं के दाईं ओर, यानी क्या गया था, डी ब्लॉक के दाईं ओर रखा गया था, है ना, राइट साइड पे रखा गया है। यानी 13 से 17 तक हमने देखा कि वो कौन सा पी ब्लॉक है, और 1 to 2 कौन सा है, एस ब्लॉक है। और इसके सेंटर में कौन पाया जाता है, डी ब्लॉक, आपको दिख रहा है ना यहाँ पे एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, और सेंटर में क्या आ रहा है, डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक को कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, क्यों, क्योंकि इनकी कुछ क्वालिटीज़ जो होती है वो पी ब्लॉक जैसी भी होती है, और कुछ क्वालिटीज़ होती है जो एस ब्लॉक जैसी भी होती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो वही बताया गया है कि यहाँ पीरियोडिक टेबल में क्या करा गया है, कि जो एस ब्लॉक है उसको क्या कहा गया है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उसके लेफ्ट साइड पर, और पी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट के राइट साइड पर रखा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ फिलिंग द इलेक्ट्रॉन इन एलिमेंट, ऑल एलिमेंट कैन बी डिवाइड इंटू एस, पी, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। अब ये ब्लॉकिंग किस हिसाब से देख रहे हैं, जो हमने डिवीज़न पढ़ा था ना कि हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, है ना। और हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट्स हैं हमारे उसके इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करते हैं, ऑर्बिट्स में फिल करते हैं। तो उसी के बेसिस पर जिस लास्ट ब्लॉक में क्या होता है, ये एलिमेंट्स जाते हैं, वही उसे कहते हैं कि वो उसी ब्लॉक से बिलोंग करता है। जैसे कि लास्ट अगर जो हमारा एलिमेंट है ना, वो एस सेल में जाता है ना, यानी कि एस सब सेल में जाता है, तो वो कौन सा एस ब्लॉक से कहलाएगा। लास्ट एलिमेंट पी सब सेल में जाता होगा तो पी, डी में जाता होगा टी, डी, और एफ में जाता होगा तो एफ। तो इसी तरह से ब्लॉक्स किस हिसाब से कहेंगे, सब सेल में इलेक्ट्रॉन्स के फिलिंग के बेसिस पे इनको डिवाइड करते हैं। संक्रमण तत्वों के सामान्य तत्वों को अलग कर दिया गया। उसके अलावा ट्रांजिशन एलिमेंट को सेंटर में रख दिया गया, वो दूसरे एलिमेंट से क्या है, अलग है। उसके अलावा लेंथेनाइट्स तथा एक्टेनाइट्स
ए ब्लॉक को उपयुक्त स्थान मुख्य रूप से आवर्त सारणी के नीचे गया है। उसके अलावा ए ब्लॉक को भी क्या हो गया, अलग से पोजीशन दी हुई है। उसके अलावा 2 सब ग्रुप्स ऑफ सेम ग्रुप आर प्लेस्ड सेपरेटली। और जबकि क्या करा था, मैनलिफ ने क्या करा था, एक ही ग्रुप में क्या करते थे, ए और बी ग्रुप बना देते, जबकि इसमें नहीं किया गया। जबकि क्या कर दिया गया, इसमें नंबर ऑफ ग्रुप्स बढ़ा दिए गए और सबको क्या कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन द वन ग्रुप 1 एट द टॉप बट विदाउट इंक्लूडिंग इन द ग्रुप। जो हाइड्रोजन है, आपने देखा है यहाँ पे हाइड्रोजन को क्या करा गया, सबसे ऊपर प्लेस किया गया। इसको इस एस ब्लॉक में रख तो दिया गया, बट इसको इस एस ब्लॉक के में क्या मानते हैं, एस ब्लॉक से भी क्या मानते हैं, नहीं मानते। इसको एस ब्लॉक से भी ये बिलोंग करता है ऐसा नहीं मानते, क्योंकि इसकी पोजीशन क्लियर नहीं कर पा रहे थे। इसलिए क्या हो गया, इसको सिर्फ प्लेस कर दिया गया सबसे ऊपर, बट इसकी पोजीशन ये बता दी गई कि ये सबसे ऊपर रहेगा, बट इस एस ब्लॉक से बिलोंग नहीं करेगा। ये जरूरी कि इसका जो एलिमेंट है वो जाएगा तो, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन देखेंगे तो जाएगा तो एस ऑर्बिट में, बट इसको क्या मानेंगे, एस ब्लॉक से नहीं मानेंगे। उसके अलावा दिस टेबल शो अ रिलेशन बिटवीन पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल एंड देयर एटॉमिक कन्फिग्रेशन एज अ रिजल्ट विच इज स्टडी बिकम ईजियर। और ये क्या है, ये जो रिलेशन देखा है हमने वो किस हिसाब से देख रहे हैं, हम इनके इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन यानी इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख रहे हैं, उसके हिसाब से हम क्या कह रहे हैं कि तत्व जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, सेम बन रही है। तो इसी के बेसिस पे हमारा जो इलेक्ट्रॉन को स्टडी करना है, यानी कि एटम्स को स्टडी करना है, उसके एलिमेंट्स को स्टडी करना है, तो क्या हो रहा है, ईजी हो रहा है। किस तरह से, जैसे हम अगर इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन निकालेंगे इस पूरे ग्रुप का, तो इन सभी ग्रुप का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो कौन से, एस ऑर्बिट में जाएगा, है ना। तो इस तरह से इनकी जो हम कह रहे हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज सेम इसी वजह से हो रही है। तो इस तरह से हमको क्या हो गया, फ़ायदा हो गया इन जो हमको एलिमेंट्स को अगर स्टडी करना हो उस केस में। ठीक है, अब हमने देख लेते हैं कि जो मैनलिफ ने जो जो कमियां छोड़ी थी क्या वो इसमें पूरी हो गई क्या, है ना। तो सबसे पहला था, मैनलिफ ने क्या कहा था, अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों से आगे पीछे रख दिया था, है ना। जबकि जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर है ही नहीं, परमाणु क्रमांक के आधार पर है। तो ये वाली जो दिक्कत थी वो तो उसमें खत्म हो गई। सेकेंड कहा था समस्थानिकों का स्थान, क्या कहा था, मैनलिफ ने समस्थानिकों का स्थान नहीं दिया था, जबकि जो मोज़ले हैं उन्होंने पूरी जो एटॉमिक जो सारणी बनाई है ना, पीरियोडिक टेबल बनाई है, वो किस बनाई है, परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई है। यानी कि अगर हम एक तत्व को रख देंगे, जैसे हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन को अपन ने फर्स्ट नंबर पर रख दिया, यानी उसके सारे जो आइसोटॉप्स होंगे, है ना, वो तो सारे क्या आ जाएंगे, उसी में आ जाएंगे। हमको अलग से उनको नंबर देने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, कि उसको प्लेस देने की ज़रूरत है ही नहीं। उसके अलावा देखा है निष्क्रिय गैसों का स्थान, पोजीशन ऑफ इनर्ट गैसेस, तो पोजीशन इनर्ट गैसेस की पोजीशन मैनलिफ ने क्लियर नहीं की थी, जबकि हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इनर्ट गैसेस को अलग से पोजीशन दी है 18 ग्रुप बनाकर। उसके अलावा मोज़ले ने क्या किया था, डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं की थी, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे डायगोनल रिलेशनशिप को भी क्लियर किया जा सकता है। उसके अलावा दुर्लभ नदा तत्वों का स्थान, यानी एफ ब्लॉक के तत्वों को, एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है उसके बारे में, यानी लैंथेनाइट्स तथा एक्टिनाइट्स के बारे में अलग से कोई भी जगह नहीं दी थी, किसने, मैनलिफ ने। इसी वजह से क्या हो गया, उनकी जो टेबल थी वो कंसिडर नहीं कर पाई थे, जबकि मोज़ले ने उनको अलग से स्थान दिया है। देखा ना आपने, POD ए ब्लॉक के दोनों तत्व यानी लैंथेनाइट्स तथा एक्टिनाइट्स को अलग से स्थान दिए गए। उसके अलावा असमान गुणों वाले तत्व को एक ही स्थान पर रखना, जो मैनलिफ था उसने क्या कहे थे, कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी थे जिनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं थी, फिर भी उनको साथ में रख दिया था। जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या कहा गया, देखा गया कि इनके परमाणु क्रमांक को देखा गया है, और उसी हिसाब से क्या देख रहे हैं इनके, कि उनके हिसाब से रिलेशन शो करते हैं। तो उस हिसाब से क्या हो गया, यहाँ पर रिलेशन देखा गया था। ठीक है, इतना हो गया। तो हमने इसके बारे में पढ़ लिया कि मैनलिफ की सारणी को किस तरह से सही किया गया। अब हमको पढ़ना है जो हमारे SPDF ब्लॉक होते हैं। हम कह रहे हैं कि हमारे जो एलिमेंट्स है वो 4 ब्लॉक में डिवाइडेड है, तो 4 ब्लॉक में जो डिवाइडेड है उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है उनके बारे में बात कर ले। तो सबसे पहले बात करते हैं एस ब्लॉक के। समूह 1 और 2 के तत्व एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, यानी ग्रुप 1 और 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं वही एस एलिमेंट्स होते हैं, यानी एस ग्रुप के तत्व एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। हमने देखा अभी, है ना। और इसमें से भी जो समूह 1 होगा
उनका कॉमन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना चाहें, हम कहें कि इनका हमको एक कॉमन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, NS1 लिख सकते हैं। N क्या होगा यहाँ पे, नंबर हो जाएगा। इसी तरह से हम कह रहे हैं कि समूह 2 का हमको कॉमन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, तो हम NS2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एस ब्लॉक का तो हमको पता चल गया, अगर 1s होगा तो NS1, 1 ग्रुप से होगा तो NS1 और 2 ग्रुप से होगा तो NS2 हो जाएगा। अब बात करते हैं पी ब्लॉक की। जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो 13 से 17 ग्रुप के बीच में था, हमने देखा था 13 से 17 ग्रुप के बीच कौन सा होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है ना। और इन्हें कौन सा, पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इनमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो रहता है वो होता है NS2 NP1 से NS2 NP6 तक, यानी NS2 NP1 से NS2 NP6 तक हो सकता है। यानी 2 इलेक्ट्रॉन तो पक्का है कि s ऑर्बिट में रहेंगे, बट उसके अलावा 1 to 6 के बीच में एलिमेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि ये इनका जो होता है वो कितना होता है, 13 to 17 के बीच में होता है ना। अगर 13 ग्रुप से होगा तो NP1, 14 से होगा तो NP2, ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो इनका जो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम क्या लिख सकते हैं, NS2 NP1 to 6। ठीक है, तो ये हो गया पी ब्लॉक के तत्व एलिमेंट्स के बारे में, यानी पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में। अब जो नेक्स्ट दे रखा है वो दे रखा है हमको डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ से होते हैं, सेंटर में होते हैं, पी और एस के, है ना। 3 to 12 जो होते हैं वो कौन से होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। उनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखे, कॉमन देखे, वो होता है N-1 डी होता है। ठीक है, क्या होता है, N-1 डी, 1 to 10। ठीक है, क्योंकि इसमें अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने देखा है डी ब्लॉक में, है ना। तो इसका क्या होता है, 1 to 10 होता है। वही 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जिस हिसाब से इंक्रीज होता जाएगा उस हिसाब से यहाँ पे नंबर भी इंक्रीज होते जाएंगे। अगर 3 से ब्लॉक करेगा तो 3D1 हो जाएगा, है ना। उसके अलावा अगर नेक्स्ट वाले सेल से ग्रुप से बिलोंग करेगा तो नेक्स्ट वाला ग्रुप आ जाएगा। इसी तरह से नंबर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, तो ये डी हो गया। उसके बाद आता है एफ ब्लॉक की बात। तो एफ ब्लॉक की क्या होती है प्रॉपर्टीज, वही है जिसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो एफ ब्लॉक में चला जाएगा। एफ ब्लॉक के तत्व पे क्या लाएगा, जो हमारे एस ब्लॉक थे, है ना, एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स थे उनको क्या कहते हैं हम, कौन से एलिमेंट कहलाते हैं, क्षारीय तत्व तथा क्षारीय मृदा तत्व। जो पी ब्लॉक होते हैं उनके ग्रुप्स को क्या कहते हैं, ये कौन से ग्रुप कहलाते हैं, इन्हें सामान्य तत्व कहे जाते हैं। जो डी ब्लॉक होते हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट यानी संक्रमण तत्व कहते हैं। और जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें कहते हैं अंतर संक्रमण तत्व या इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, इनका जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो N-1 2 होता है, यानी N-1 2 F ऑर्बिट में F, ये क्या हो जाएगा 1 to 14, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होते हैं, इस ग्रुप तक आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, इनका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख सकते हैं। तो हमारी जो पेरियोडिक टेबल है वो 4 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं हम, कौन कौन सी, एस, पी, डी और एफ ब्लॉक में। ठीक है, अब एस जो ग्रुप होता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है वो देखें। इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के एस उपकोश में जाता है। ऑब्वियसली एस ब्लॉक की बात करें तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोश में जाएगा, यानी कौन से सबसेल में जाएगा, एस सबसेल में जाएगा। इनके बाह्यतम कोश में एस उपकोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। हमने देखा अगर क्षारीय मृदा तत्व होगा यानी एल्काली मेटल होगा तो NS1, और अगर एल्काली अर्थ मेटल होगा तो NS2। तो वही आ गया यहाँ पे, एस उपकोश में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हाइड्रोजन हीलियम को छोड़कर इस ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं हैं। सिर्फ हाइड्रोजन हीलियम को छोड़कर ये जो सारे ग्रुप होते हैं इस ब्लॉक के, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या है, मेटल से, है ना। इनके निश्चित ऑक्सीकरण अंक होता है, यानी इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। इन लिथियम तथा मैग्नीशियम को छोड़कर ये प्रायः संकुल आयन नहीं बनाते हैं। और ये क्या करते हैं, लिथियम और मैग्नीशियम को छोड़कर ये क्या करते हैं, संकुल यौगिक भी क्या करते हैं, नहीं बनाते हैं। ठीक है, उसके अलावा अम्ल से क्रिया करके ये हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं। और अगर ये एसिड से रिएक्ट करेंगे, क्योंकि ये धातुएं होती है, तो ये क्या करती है, हाइड्रोजन गैस देती है। तो इस तरह से क्या है, ये इस ब्लॉक की क्या हो जाएंगी, प्रॉपर्टीज हो जाएगी।
इसी तरह से आपको पी ब्लॉक की भी प्रॉपर्टीज़ दे रखी है, डी ब्लॉक की भी दे रखी है और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की भी प्रॉपर्टीज़ दी हुई है। वो उन्हीं के बेसिस पर है, जो उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर इनकी प्रॉपर्टीज़ बताई गई है। और ये सारे ग्रुप के लिए एफ ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब में क्या होती है, ये प्रॉपर्टीज होती है। ऐसे पी ब्लॉक के अगर दे रखा है पी ब्लॉक की प्रॉपर्टी, यानी पी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सारी ये प्रॉपर्टीज शो करते होंगे। ऐसे डी ब्लॉक में भी सेम होता है, डी ब्लॉक में भी ये क्या करते हैं, सारी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या बोलिया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देख लिया और उसके अलावा एसपीडीएफ जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किए गए हैं उसके बारे में भी पढ़ लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।